मोर ऑन कार्नोट इंजन। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे हम प्रीवियस टॉपिक को। कार्नोट इंजन हम डिस्कस कर रहे थे और हमने पहले 3 स्टेप डिस्कस कर लिए थे कार्नोट साइकिल के, और चौथा स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये फोर्थ स्टेप जो है स्टूडेंट्स, इसमें हम आडियाबेटिक कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, आडियाबेटिक बेटिक कंप्रेशन, यानी कि गैस को अब कंप्रेस करते हैं दोबारा से, लेकिन ये कंप्रेशन इस तरह से करते हैं कि हीट ना तो सिस्टम से निकल पाती है और ना सिस्टम में इंटर हो पाती है। हमने देखा था कि पिछली जो कंप्रेशन हमने की थी आइसोथर्मल कंप्रेशन थी, जिसमें कंप्रेशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो हमने बाहर निकाल दी थी ताकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, ताकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो लेकिन अब आडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे, यानी कि जो सिस्टम अगर कंप्रेस कर रहे हैं और अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है उस कंप्रेशन की वजह से, तो वो कंप्रेशन जो है वो हीट जो है वो हम सिस्टम से बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, यहाँ पे वही उसी तरह से हम यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर पिस्टन सिस्टम जो है वो ले रहे हैं, और अब हम जो है वो इसको कंप्रेस करेंगे, और हम कह रहे हैं कि हमारा जो इसका जो बेस है वो जो है वो इंसुल कंडक्टिंग है और बाकी साइडें जो है इंसुलेटर हैं। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो एक पिस्टन है जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मज़ीद इसको कंप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है वो ये हमारा पिस्टन आ गया। ठीक है जी, और कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। गैस मालिक्यूल्स भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गैस मालिक्यूल्स हैं कुछ, जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब दोबारा से हम वर्क डन कर रहे हैं। अब इसकी वजह से जो है वो जो है वो हीट एनर्जी में, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब हम दोबारा से उसी तरह से इंसुलेटिंग शीट जो है वो रख देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने कहा था कि जैसे कि डिस्कस किया था कि सिर्फ बॉटम जो है ये कंडक्टिंग है, तो इस कंडक्टिंग बॉटम को हम जो है वो एक इंसुलेटिंग शीट पे रख देते हैं ताकि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कंप्रेशन की वजह से वो ना निकल पाए। ठीक है, तो ये इंसुलेटिंग शीट है, या सिंपली इंसुलेटर में लिख रहा हूँ, इंसुलेटर। ठीक है, तो अच्छा, अब कोई हीट नहीं निकल पाएगी और हम वर्क डन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे ये पिस्टन को प्रेस करते हुए, और फिर इसकी वजह से गैस के वॉल्यूम में कमी आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। और फिर इस तरह से हम देखेंगे कि अब इसकी इंटरनल एनर्जी में, गैस की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। गैस की इंटरनल एनर्जी में जो क्योंकि हम हीट को नहीं निकलने दे रहे कंप्रेशन की वजह से, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो एक्चुअली जो हमने कंप्रेशन की है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर देगी। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, और ये चेंज जो है एक्चुअली उतना ही आएगा जितना के जो था हमारे पास इनिशियल कंडीशन में था, यानी कि इनिशियल कंडीशन के मुताबिक जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का। और हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर जो है वो दोबारा से उतने ही लेवल तक चला जाएगा, उतने ही लेवल तक सिस्टम का टेम्परेचर चला जाएगा जो इनिशियल लेवल था। और इनिशियली हमने देखा था कि इनिशियल जो टेम्परेचर था वो T1 था। ठीक है जी, तो दोबारा से देखें कि हमने वर्क डन किया, आडियाबेटिक कंप्रेशन की, और इतनी कंप्रेशन की कि अब आडियाबेटिक कंप्रेशन में पहली बात तो यह है कि हीट बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, और फिर ये कंप्रेशन हमने इतनी करनी है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में इतना इजाफा हो कि जो स्टार्ट में इस गैस के पास टेम्परेचर था वो उसी टेम्परेचर पे जो है वो दोबारा से आ जाए, यानी कि T1 पे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि गैस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करती है, फोर्थ स्टेप साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करती है, जिसमें दोबारा से वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाती है और वर्क डन करती है। और साथ साथ वर्क डन करते हुए फिर अगर हम जो है वो अपने प्रीवियस टॉपिक पे जाएं, प्रीवियस स्टेप्स को देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वो इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी लेती है, इनपुट एनर्जी लेती है, फिर उस इनपुट एनर्जी की वजह से वर्क डन करती है। फिर उसके बाद जो है वो इनपुट एनर्जी लिए बगैर वर्क डन करती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो वर्क डन होता है उस पर, लेकिन अब वर्क डन जो है ये नेगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि उससे हीट जो है वो बाहर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब जो है वो गैस जो है वो दोबारा से यानी कि हम कंप्रेस करते हैं मज़ीद, और मज़ीद कंप्रेस करते हैं हम उसको उसकी इनिशियल स्टेट पर ले आते हैं, इनिशियल टेम्परेचर पर ले आते हैं। ठीक है, तो अब वर्क डन जो है उसमें हम हीट बाहर नहीं निकलने दे रहे और सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है और सिस्टम जो है वर्क डन करता है। फिर साथ में हम ये भी देखते हैं कि इंटरनल शुरू में हमने हीट एनर्जी दी थी और फिर दरमियान में हमें कुछ हीट एनर्जी निकालनी पड़ी ताकि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो
अब इसी चीज़ को हम डायग्राम की मदद से ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो है यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ज़रा ज़रा प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे हम वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, और वाई एक्सेस पे हम प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेशर में चेंज यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब इनिशियल कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो था वो पी ए था। इनिशियल प्रेशर जो था हमारे पास वो पी ए था, और ये काफ़ी हाई प्रेशर है, जैसे कि हम देख रहे हैं ग्राफ के ऊपर। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फिर जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। वो वॉल्यूम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो वॉल्यूम हम कहते हैं कि ये इनिशियल वॉल्यूम जो था वो वी ए था। ठीक है, तो अब अगर इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे जो है वो ज्वाइन करूँ, यहाँ पे जो है वो ज्वाइन करूँ, तो ये जो है वो यहाँ पे मुझे जो है ये स्टेट मिलेगी, सिस्टम की इनिशियल स्टेट। और इस इनिशियल स्टेट पे हम देखते हैं, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस इनिशियल स्टेट को, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेशर पी ए है, वॉल्यूम वी ए है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे अब सिस्टम को हम हीट देते हैं हॉट रिजर्वायर से, तो टेम्परेचर जो है उसका T1 बन जाता है, तो टेम्परेचर जो है वो T1 है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि यहाँ से हम उसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। तो एक्सपेंशन में जारी बात है प्रेशर जो है वो कम होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये एक्सपेंशन जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कुछ इस किस्म की हमें मिलेगी। ठीक है, ये ग्राफिकली मैं आइसोथर्मल जो है वो एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये मेरे पास ग्राफ जो है ये आइसोथर्म है, आइसोथर्म। अब सिस्टम की जो स्टेट है वो बी स्टेट पे आ चुका है। ठीक है जी, सिस्टम बी स्टेट पे आ चुका है, और इस दौरान में हमने एक्चुअली इस दौरान में उसको हमने एक हीट जो है वो Q1 दी है, सिस्टम को हीट Q1 दी है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट प्रोसेस था, ये फर्स्ट स्टेप था हमारे साइक्लिक प्रोसेस का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हम प्रेशर और वॉल्यूम स्केल को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस कंडीशन में जो अब प्रेशर जो है वो बना है वो यहाँ पे कम हो चुका है, प्रेशर पी बी हो चुका है। ठीक है, और जो वॉल्यूम है ये बढ़ चुका है, और इस वॉल्यूम को हम वी बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वी बी से। ठीक है जी, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि सिस्टम जो है उसको आडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, यानी कि सिस्टम में फिर एक्सपेंशन आएगी, लेकिन आडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अब आडियाबेटिक एक्सपेंशन से क्या मुराद है, हम कोई भी सिस्टम को हीट कोई भी नहीं दे रहे, सिस्टम को कोई हीट नहीं दे रहे, ना ही हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं। इस केस में हमने देखा था कि सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, लेकिन इस केस में हम ना तो सिस्टम को हीट दे रहे हैं और ना सिस्टम से कोई हीट जो है वो बाहर निकलने दे रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन हो रही है, और जाहिर बात है फिर सिस्टम जो है वो इसको अगर हम इनपुट एनर्जी नहीं दे रहे तो वो अपनी ही एनर्जी यूज़ करेगा, जो कि एक्चुअली उसके पास इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में है। तो इस तरह से उसके इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सिस्टम एक नई स्टेट पे आ रहा है जो कि हमारे पास सी स्टेट है। ठीक है, और इस दौरान में उसका वॉल्यूम जो है थोड़ा मजीद बढ़ चुका है, क्योंकि ये भी एक्सपेंशन है। वॉल्यूम जो है वो वी सी है, और इस केस में प्रेशर जो है हम देखते हैं कि मजीद कम हो चुका है, जो कि एक्चुअली जो है अब पी सी है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट है स्टूडेंट्स हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर की स्टेट थी वो पी बी थी, और वॉल्यूम की स्टेट वी बी थी, और टेम्परेचर जो था वो T1 ही था। लेकिन अब हमने यहाँ पे जब एक्सपेंशन की, आडियाबेट एक्सपेंशन है, तो ये हमारे पास आडियाबेट है ग्राफ, आडिया वेट। तो इसमें हमने देखा कि सिस्टम अपनी ही एनर्जी यूज़ करेगा, अपनी एनर्जी यूज़ करेगा, तो उसका प्रेशर जो है वो कम हो, टेम्परेचर सॉरी कम हो जाएगा। अब उसका प्रेशर जो है वो पी सी है, वॉल्यूम वी सी है, और टेम्परेचर T2 पे आ चुका है। ठीक है, तो टेम्परेचर में कमी आ चुकी है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम दोबारा से, अब हम जो है दोबारा से कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी, और उसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये कुछ इस किस्म का जो है वो ग्राफ बनेगा हमारे पास, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन से क्या मुराद है, जब हम कंप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा इसको ज़रा प्रॉपरली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में स्टूडेंट्स जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करते हुए हम देखते हैं कि प्रेशर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। तो जब इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि ये एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम फिर जो है वो ये करेंगे कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल देंगे। ठीक है, अब हमने जो हीट निकाली है वो कोल्ड रिजर्वायर को शिफ्ट की है, Q2 हीट हमने शिफ्ट की है। टेम्परेचर यहाँ पे हमने कहा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि जो टेम्परेचर था इस ये वाली इनिशियल स्टेट है और ये वाली फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T2 था, तो यहाँ तक टेम्परेचर T2 ही रहेगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम
वॉल्यूम जो है कम हो चुका है और ये वॉल्यूम जो है इसको हम वी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और प्रेशर जो है ये बढ़ चुका है, इस प्रेशर को हम पी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम दोबारा से कंप्रेस करते हैं, लेकिन आडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं, ठीक है। और आडियाबेटिकली हम कंप्रेस करते हुए देखते हैं कि सिस्टम को अब हमने इस तरह से कंप्रेस करना है, उस पर वर्क डन इस तरह से करना है कि एक तो यह है कि उसमें कंप्रेशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना निकल पाए। तो एक्चुअली यही आडियाबेटिक प्रोसेस है कि हीट जो है वो बाहर ना निकल पाए या इंटर ना हो सके, तो ये आडियाबेट है, आडियाबेट। तो अब जाहिर बात है फिर सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हम इतना कंप्रेस करेंगे कि सिस्टम अपने इनिशियल टेम्परेचर पर आ जाए, और एक्चुअली सिस्टम इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम के लेवल पर आ जाता है, यानी कि अब इस कंप्रेशन में सिस्टम जो है दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ चुका। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो है ये साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें जो है हमारे साइक्लिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो दो आइसोथर्मल जो है वो कंडीशंस यूज़ करते हैं और दो जो है वो आडियाबेटिक कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो हमारा सिस्टम जो है वो वर्क डन करता है, एक इनपुट एनर्जी एक हीट एनर्जी इनपुट लेता है और उसका कुछ पार्ट इन वर्क में कन्वर्ट करता है, फिर बाकी पार्ट जो है वो इन्वायरमेंट को यानी कोल्ड रिजर्वायर को शिफ्ट करता है और फिर दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हुए कोई भी सिस्टम हो हमारे पास हम उससे वर्क डन ले सकते हैं, लेकिन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें कुछ एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से कार्नट सादी कार्नट का ये वाला जो थ्योरम साइकिल था, इससे हमें पता चलता है कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फुलफिल करते हुए हम जो है वो एक बेहतर हीट इंजन बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स मजीद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।